डॉक्टर रफ़ीक साहब, आप इस तंजीम के जमात इस्लामी के सदर भी हैं और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप लोग हर एक मामले में। आप लोगों का आगे का प्रोसेस क्या होगा और किस तरीक़े से आप लोगों को देख कर के दूसरी तंजीम जो है उन लोगों का हौसला बुलंद हो रहा है और वो लोग भी आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मुसलसल कई वाक़यात हमारे सामने आ गए थे। एक तो CAA NPR NRC को लेके मुल्क के अवाम बहुत परेशान थे। जमात इस्लामी इस वक्त आवाम के साथ खड़े हुए और आवामुन्नास को जो राहत मिलनी चाहिए इस सिलसिले में जो रहनुमाई मिलनी चाहिए, हमने उसके लिए हक़्क़ल इम्कान कोशिश की है। और कलकत्ता में 11 दिसंबर पार्लियामेंट में राय आई, फिर 13 दिसंबर हम कलकत्ता में आज़मूशन प्रोग्राम हमने किए और फिर पूरा मुल्क भर में जमात इस्लामी ये काम अंजाम देने की कोशिश किया। उसके बाद भी ये लॉकडाउन का मामला आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमने पूरी क़ुव्वत के साथ आवाम के साथ रहने की कोशिश की कि कोई फ़र्द ना खाए हुए रात ना गुजारे और भूखमारी की शिकार ना हो, फाका कशी के शिकार ना हो। हमने इस सिलसिले में मनसूबा बंद किया है, मनसूबा बनाया और कैडर्स को ये बताया कि आप अपने मुकामी सतह पर और जो आते हैं आप रिलीफ की बात करें और लोगों के पास खाने के सामान पहुँचाएँ। हमने ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रहा है। और फिर अभी अम्फोन की जो वाक़या आ गया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिकअप किया और पहले दिन से लोगों तक पहुंचने की हमने कोशिश की, खाने की अशिया, तरपलीन, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर बनाने की बाज़ाबत करने की काम भी शुरू किए हैं। त्रेनीपारा में फसाद का वाक़या हो गया था और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम शादाब मासूम और उसकी साथ और कई फ़र्द ने जुड़कर त्रेनीपारा केस को टेकअप किया और गुज़श्ता कल हमने वहाँ जाके 50 घर बनाने के लिए माली मदद भी करके आए हैं। हमने ये अम्फोन की वजह से मस्जिदें गिर गई 24 परगना में, हम उसके इफ्तिताह करके आए हैं। 50,000 रुपया मस्जिद तामीर करने के लिए ज़रूरत है। हमने अपील की, एक ही फ़र्द ने वो पैसा देने के लिए राज़ी हो गए। अलहम्दुलिल्लाह इस तरह से मिल्लत में उम्मत इस्लाम में ये लोग अभी भी बाकी हैं अच्छे काम में वो खुल कर तो पैसा दे सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक खातून ने, उनके जो जेवर है, खातून बिलूम जेवर देते नहीं है, लेकिन वो जेवर अपना दे दिए कि आप इसको खिदमत खल्क़ के काम में लगाए। ये जज्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है कि लोगों ने अपने जेवर, अपनी लागत, अपने पैसे जमाए हुए पैसे, कई लोग तो ऐसा है कि वो लोन लेके भी पैसा दिए। और हमने जब ये महसूस किया जैसे कि मुंबई में इस जगह हमारे लोग फंस गए थे, हमारे पास फ़ोन आए तो हमने एक अफसर से अप्रोच किया, हम वहाँ जा नहीं सकते थे तो मुंबई की हमारे कारकुन उसके घर पहुँचे, दुकानदार के पास गया, हमने यहाँ से उनको पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करा, हमारे कारकुन ने उसको पैसा दिया, पेटीएम में ट्रांसफ़र करा। इस तरह से जिस तरह से मुमकिन हो सकता है लोगों से ताउन हमें मिले, हमें मदद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें तो इस सिलसिले में कोई परेशानी है, लॉकडाउन की वजह से परेशानी है, लेकिन आप काम के मनसूबा बनाएंगे, उसमें आप सही अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे, गलत सलत आपको करने की आप उसमें न रहेंगे तो फिर लोगों के एतमाद आप पर होगा और लोग आपको एतमाद करेंगे और आपको जो मुमकिन ताउन है लोग करेंगे इंशाअल्लाह। हमने वो महसूस किया और हमारे कैडर्स ने महसूस किया और लोगों ने भी महसूस किया। जमात के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जमात इतने बड़े पैमाने पर रिलीफ के काम किस तरह से किया, लोगों ने महसूस किया, लोगों ने सवाल भी किया आपके पास इतना पैसा कैसे आ रहे हैं। तो ये हमने महसूस किया कि अगर आप दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं तो पैसे की कमी नहीं है, बल्कि लोग पैसे देने के लिए तैयार है, तो मुश्किल हालात में पैसे देने के लिए तैयार है।
अभी जिस तरीक़े से आपने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद भी वहाँ पर ही आपके स्टाफ या फिर आपके जो वफद जो है टीम जो है लोगों के पास जा रही थी फंडिंग के लिए, उन लोगों को कोई दुश्वारी नहीं, तो क्या लॉकडाउन में डोर टू डोर, जिस तरह बहुत सारे ऐसे मदरसे भी हैं जो डोर टू डोर नहीं काम कर पाए, आप सोशल मीडिया में भी इस तरह का एक सवाल उठते हुए देखे होंगे कि ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से, जैसे मदरसे में फंड वगैरह का जो कमी जो आई है, तो ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे मदरसे में सिर्फ 500 रुपये ही फ़ंड में आया है। तो क्या आपके जो वफद है या फिर आपकी टीम जो है वो डोर टू डोर काम की है? हमारा टीम जो मुकामी, जैसे कि कलकत्ता के जो मुकामी लोग हैं कलकत्ता में काम किए, 24 परगना के जो मुकामी लोग हैं 24 परगना में काम किए। हम दूसरे अजला में अपने वर्कर्स को मुंतकिल नहीं किए, अपने इलाका में वो लोगों के पास गए, अलहमदुलिल्लाह उसका अच्छा असर है। मदरस की जो कमजोरी है कि वो उनको दही इलाकों से आना पड़ता है, बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बंगाल का अजला से कलकत्ता में लोग आते हैं, उसकी मौका उनके लिए नहीं था। लेकिन हमारी पोजीशन वो नहीं था। हमारे वर्कर्स कलकत्ता में मौजूद है, 24 परगना में मौजूद है, हावड़ा में है, दिल्ली में है, हर जगह कैडर्स में मौजूद है और हर गाँव में है। इसलिए हमारे लिए ये पॉसिबल था कि हम लोगों के पास पहुँचे। शादाब मासूम साहब, आप जमात इस्लामी के अहम रुकन हैं जो सेक्रेटरी के अहदे पे भी फायज हैं, और ये तंजीम कब से शुरुआत हुई है, किस इनका आगे का मकसद क्या है और आगे आप लोग किस तरीक़े से काम करेंगे? जमात इस्लामी हिंद जो है, असल में जमात इस्लामी का क़याम 1941 में हुआ और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जमात इस्लामी हिंद जो है 1948 से अपना काम शुरू किया। जमात इस्लामी का अपना एक नस्बुलैन है कि वो जो है सोशल जस्टिस, अकामत दीन, अल्लाह के दीन को इस ज़मीन पर कायम करना चाहती है। उसके लिए जमात का डिफ़ाइन पॉलिसी है। जमात के हर 4 साल पर पॉलिसी तैयार की जाती है कि हम किन किन मुहाज़ों पर काम करेंगे। जैसे हमारा एक मुहाज़ है दावत का, कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जो है वो अल्लाह की हिदायत से महरूम है, तो उन तक अल्लाह के दीन की दावत पहुँचाना, ये एक हमारा मुहाज़ है जिस पर जमात इस्लामी काम करती है। इसी तरीके से जमात इस्लामी का एक दूसरा मुहाज़ है इस्लामी मुआशरे का, कि मुस्लिम सोसाइटी जो है उसके अंदर से जो गलत रस्में और गलत खुराफात हैं वो ख़त्म हों और मुस्लिम सोसाइटी जो है इस्लामी खतूत पर काम करे। तो इस्लामी मुआशरा हमारा एक फील्ड है। इसी तरीके से तालीमात, एजुकेशन के ताल्लुक़ से जमात का काम होता है। इसी तरीके से जो है जमात जो है वो तहफ़्फ़ुज़ उम्मत, खिदमत खल्क़, सोशल सर्विस, इस तरह का काम जमात करती है। तो जमात का जो काम है वो बिल्कुल डिफ़ाइन है कि हमको किन किन मुहाज़ों पर काम करना है, और इन मुहाज़ों पर जमात जो है निस्फ़ सदी से ज़्यादा अरसा गुज़र गया, जमात इन मुहाज़ों पर काम कर रही है। आप लोगों का ये इन साल जो पॉलिसी जो बनी है, वो पॉलिसी में क्या क्या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? जमात के इस वक्त के पॉलिसी में एक ख़ास चीज़ ये है कि हिंदुस्तानी समाज जो है, हिंदुस्तानी इंडियन जो सोसाइटी है, उसके अंदर जो है जो अहम कदरें हैं, जो अहम वैल्यूज़ हैं, उनको उभारा जाए, और हिंदुस्तानी समाज की जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन चैनल को मजबूत किया जाए। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, सब आपस में भाईचारगी के साथ रहें, एक साथ मोहब्बत और मेल मिलाप रहे उनके दरमियान। फ़िरका वाराना खतूत पर, कम्यूनल लाइन पर कोई उनको डिवाइड न कर पाए। इस चीज़ को सामने रखकर जमात ने कुछ अहम प्रोग्राम्स इस मिकात में तरतीब दिए हैं। जमात इस्लामी जो है वो मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए अहम प्रोग्राम रखती है। जैसे जमात के जितने यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को कहा गया है कि वो मुस्लिम एम्पावरमेंट की कोशिश करें। जमात के हर रुकन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जमात का हर रुकन कम से कम एक फ़र्द को मुआशी तौर पर फारिगुल बाल बनाने की कोशिश करे। ये जमात के जितने अरकान हैं पूरे मुल्क में, सबको ये टारगेट दिया गया है कि 4 साल के अंदर जमात का हर रुकन कम से कम एक आदमी को एम्पावर करेगा। जमात के हर मुकामी यूनिट कम से कम एक फ़र्द को जो है लॉ में तालीम हासिल करने के लिए तवज्जो दिलाएगी। कम से कम एक फ़र्द को मीडिया में जाने के लिए मतवज्जो करेगी। तो इस तरह की कुछ अहम चीज़ें जो हैं जमात के पॉलिसी में है। एनआरसी का मुद्दा भी आप देखे होंगे, फिर उसके बाद लॉकडाउन का, तो एनआरसी को लेकर के आप लोगों ने किसी तरह का कोई कदम आगे के बारे में कुछ सोचा है कि अभी? एनआरसी और सीए के ताल्लुक़ से जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक्टिव रही है। हिंदुस्तान बंगाल के अंदर भी जिस दिन ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसी दिन हमारे मोहतरम अमीर हल्का ने और भी दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान को, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी थे, जिस दिन ये बिल पास हुआ उसके 2 घंटे के बाद कलकत्ता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
اور اس کے فوراً بعد سے جو ہے جماعت اسلامی فیلڈ میں تھی. اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے پرائرٹیز ہماری تبدیل ہو گئی. عوام کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. اس وقت جماعت نے پورے ملک میں تقریباً 30 کروڑ اور کلکتہ میں تقریباً مغربی بنگال میں تقریباً 2 کروڑ روپے سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے سامنے یہ ایک بڑا چیلنج تھا. ابھی جو امفان طوفان آیا ہے بہت سارے ایسے بستی ہیں جہاں پر گھر وغیرہ پورے طور پہ مسمار ہو چکے ہیں, نہیں ہیں, اور ابھی لاک ڈاؤن کا 5واں مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو اس کا چیلنجز آپ لوگ کیسے جی یہ تو بہت ایک چیلنجنگ سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, اور اس کے لیے جماعت تقریباً 100 گاؤں میں اپنا کام کر رہی ہے. تقریباً 100 گاؤں ہیں جہاں پر جماعت اپنا کام کر رہی ہے. کچھ جگہوں پر ہمارے کمیونٹی کچن چل رہے ہیں جہاں پر لوگ اپنے گھر میں کھانا نہیں پکا پا رہے ہیں اور جو ہے آپ کے ریلیف کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے جماعت کمیونٹی کچن چلا رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے محترم امیر حلقہ نے گزشتہ 2 دن قبل جو ہے ساؤتھ 24 پرگنہ میں جا کر وہاں پر ریہیبلیشن باز آبادکاری کے کام کا بھی آغاز کر دیا ہے. گھروں کی تعمیر اور جو لوگ گھروں میں نہیں ہیں ان کی گھروں کو بنایا جائے, اس طرح سے جماعت نے وہ کام بھی شروع کر دیا ہے. تو پرسوں کے بعد یہ کام فل فلیج میں پورے مغربی بنگال کے اندر جن جن اضلاع میں امفان کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے ان اضلاع میں یہ کام شروع کر دیا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک کا جو بھی خدائی قہر جو نازل ہوئی, تو اس میں آپ لوگوں نے کتنے لوگوں تک امداد کا سامان پہنچایا اور کون سے ذرائع کے ذریعے؟ لاک ڈاؤن جب سے ہوا, لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے جماعت نے یہ کام شروع کر دیا, اور وہ تعداد جو 33,500 فیملیز تک جماعت نے جو ہے مغربی بنگال کی جماعت نے ریلیف پہنچایا ہے. تقریباً 2 کروڑ روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں, اور یہ کام کلکتہ سے لے کر علی پور دوار اور ایک دم آخری جو مغربی بنگال کے تمام حصوں کو اس میں کور کیا گیا. اور ہمارے محترم امیر حلقہ کا یہ عزم تھا کہ ہمارے مغربی بنگال کے اندر ایک فرد بھی بھوک کی وجہ سے جو ہے یہ نہ رہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. ایون جماعت نے پجاریوں کو مندروں میں جا کر پجاریوں تک کو جو ہے وہ ریلیف اور راشن کٹس وغیرہ پہنچایا ہے. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.